हेलो दोस्तों, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे सोइंग से, जो कि पॉइंट 1.4 में है। इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। तो हम क्लास शुरू करते हैं। Sowing. Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों का चयन। वन डे I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds floats on water. पहली कहती है, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी वीट गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। उसके बाद कुछ समय तक इंतजार कीजिए। Are there seeds which float on water? क्या कुछ बीज जल के ऊपर, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं? Would those be lighter or heavier than those which sink? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं और अंत में वह पानी पर तैरने लगते हैं। खोखले हो जाने के कारण उनमें वजन कम जाता है, जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. यह एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम डैमेज या क्षतिग्रस्त बीजों को अलग कर सकते हैं। Before sowing, बोने से पहले one of the important tasks is know about the tools used for sowing seeds. बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है, जिसे हम फिगर 1.2 ए और बी में देखेंगे। इसके लिए ट्रेडिशनल टूल का यूज़ होता है, जिसे कि हम परंपरागत औजार कहते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनेल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनेल, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जिसे हम फिगर 1.2 में देख सकते हैं। 1.2 ए में बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइपों से गुजरते हैं।
ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग 1.2 ए। इस फिगर में आप देखिए अच्छी तरह से, इसमें एक 3 नुकीले सिर वाला पाइप से गुजरने वाला एक किप जैसे चीज होगी। ये सिरे मिट्टी को खोद कर बीज स्थापित करते हैं। Sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। दूसरा है बीज को बोने के लिए सीड ड्रिल। आजकल nowadays in figure 1.2b, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This tool sows the seed uniformly at the proper distances and depths. It ensures that seeds get covered by their soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये फिगर है हमारे सीड ड्रिल का। इसी से ट्रैक्टर के सहारे इसका उपयोग किया जाता है। इसमें बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है, जिससे कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से अच्छी तरह से ढक जाए। पक्षियों द्वारा जो बीज का नुकसान होता है वो ना हो, काहे कि मिट्टी ढक जाने के बाद ये पता ही नहीं चलेगा पक्षी को। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और मेहनत दोनों का बचत होती है। उसके बाद बूझो एक क्वेश्चन करता है। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। बूझो कहता है मेरे स्कूल के समीप एक नर्सरी है, जहाँ पे पौधे सब रखे जाते हैं, बेचे जाते हैं। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे जाते हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं? बूझो कहता है कि नर्सरी में पौधों को थैलों में रखा जाता है छोटे छोटे, इसका क्या कारण है? तो पहली इसका उत्तर देती है, Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. धान जैसे कुछ पौधों के बीज को पहले नर्सरी में उगाया जाता है। When they grow into plants, they are transplanted in the field manually. पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपा जाता है। In some forest, plants and flowering plants are also grown in the nursery. कुछ वन जंगल में उगने वाले पौधे एवं फूल भी प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं। An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get
sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना बहुत ही जरूरी होता है. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट, यह हमें अनुमति देता है दिस अलाउज प्लांट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. इससे क्या होते हैं, हमें सफिशियंट मतलब जितने ज़रूरत है उतना सूर्य का प्रकाश, पोषक पदार्थ और पानी मिट्टी से प्राप्त होता है जितना कि बीज को ज़रूरत होता है. समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्रॉप. कभी कभी क्या होते हैं, अत्यधिक पौधे एक जगह उठ जाने के कारण उसे वहाँ से हटाया जाता है. एडिंग, अब हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, यूज. द सब्सटेंस विच आर added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं. बूझो. आई saw a healthy crop growing in a farm. मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ हेल्दी पौधों को देखा. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? बुझो कहता है कि मैंने खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा जबकि उसी के पास खेत में बहुत पौधे कमज़ोर थे. कुछ पौधे अन्य पौधे अदर की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, तो इसका कारण हम आगे जानेंगे. Soil supplies mineral nutrients to the crop. मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है. These nutrients are essential for the growth of plants in certain areas. Farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है. यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है. कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है. वो खेत कभी खाली नहीं छोड़ते हैं. कल्पना कीजिए कि पोषक तत्व का क्या होता होगा. कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. यह इस प्रोसेस को हम खाद देना कहते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Farmers dump plant and animals waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होता है. किसान पौधों और जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं और इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं. अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है. अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है. You have already learned about वर्मी कंपोस्टिंग अथवा और केचुए द्वारा खाद तैयार करना पहले ही आप जानते होंगे. अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.2.
Take a मूंग or gram seeds and germinate them. Select 3 equal sized seedlings out of these. मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित मतलब मूंग और चने को अगर हम 1 या 2 दिन के लिए पानी में डाल देते हैं तो उसमें एक अंकुरित होने लगता है। इनमें से एक ही आकार वाले तीन को मूंग को या चना को छांट लेंगे। नाउ टेक दीज एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स और इन पर ABC निशान ना ले लेंगे, सिमिलर एक जैसा, और इसमें ABC निशान लगा देंगे। 2 ग्लासेस एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल। 2 amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. हम 3 तरह के वेसल लेंगे। पहला वेसल ए, जिसमें कि थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और थोड़ा सा गोबर मिलाएंगे। वेसल बी में समान मात्रा में मिट्टी लेंगे, उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाएंगे। वेसल सी में मिट्टी लेंगे और इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे। अब हम आगे के फिगर 1.3a में देखेंगे। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। इनमें हम समान मात्रा में पानी डाल देंगे तीनों वेसल में और एक अच्छे स्थान सुरक्षित जगह पे रख देंगे। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर। उसके बाद उसमें लगातार डेली पानी डालेंगे। आफ्टर 7 to 10 days, 7 और 10 दिन के बाद ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। उसका हम देखेंगे कि कितना वो ऑब्जर्व हुआ है। देखिए फिगर में हम देख रहे हैं फिगर ABC। आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा। ग्रोइंग सीडिंग्स विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आप देखेंगे वेसल्स A और B ज़्यादा ग्रोथ हुआ। सबसे ज़्यादा ग्रोथ हम B में देखें क्योंकि इसमें हमने खाद डाला है। A में गोबर डाला था, लेकिन C में सिर्फ मिट्टी डाली गई थी, इसलिए इसका ग्रोथ सबसे कम हुआ है। Did all the plants in all the glasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth fastest? अब हम जानेंगे किसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ, किसमें कम ग्रोथ हुआ, इसका क्या कारण है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सब एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर, फॉस्फोर, पोटास, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं। उर्वरक का उत्पादन, फर्टिलाइजर्स का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इनके प्रयोग से किसानों को पैडी, धान, वीट, गेहूँ तथा मेज, मक्का जैसे फसलों की उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया। अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। The use of manure improves soil texture
as well as its water retaining capacity. खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इससे सभी तरह के पोषक पदार्थ की प्राप्ति होती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। मिट्टी में पोषक पदार्थों का उपयोग करने के लिए एक अन्य तरीका है जिसे कि फसल चक्रण भी कहा जाता है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो legumes as fodder in one season and wheat in next season. This help in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. फसल चक्रण यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर अल्टरनेट में पहले एक बार हम फसल उगाएंगे, अगली बार दूसरे चीज़ उगाएंगे। इसे ही कहा जाता है क्रॉप्स रोटेशन, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सबसे पहले किसान उसमें चारा उगाते हैं, उसके बाद उसमें एक ऋतु में एक सीज़न में चारा उगाते हैं तथा अगले सीज़न में गेहूं को उगाते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः अपने आप आ जाती है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी पद्धति को किसान को अपनाने के लिए किया जाता है कि आप एक सीज़न में कुछ दूसरा फसल उगाइए और अगले में फोडर उगाइए। मतलब एक सीज़न में आप चारा उगाइए और अगला सीज़न में आप फसल उगाइए। इन द प्रीवियस क्लासेस you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. हम कक्षा 6 में पढ़ सके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। यह फलीदार लेग्यूमिनस मतलब था फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब ये स्टेबल करते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ये फल के अंदर पौधे की जड़ों के ग्रंथि में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उर्वरक और खाद में। तो पहला है फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। पहला है फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। उर्वरक एक अकार्बनिक है, कार्बनिक नहीं है, ये अकार्बनिक है। कार्बनिक से ना बन के ये दूसरे चीज़ों से बनते हैं। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स प्रोड्यूस। और खाद जो है कि ये कि प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर डंग, कैटल डंग, गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशोष से प्राप्त होता है। ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। उर्वरक जो है फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स या खेतों में बनाया जाता है। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से बहुत सारा ह्यूमस मिट्टी को प्राप्त होता है। Fertilizers are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. उर्वरक में पौधे के पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों हम जानेंगे। उर्वरक ये है जो कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब कि इसे हम मानव के द्वारा बनाया गया है, जबकि खाद जो है कि प्राकृतिक है। ये प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है, जबकि खाद को खेत में बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है,
जो कि कम उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पोषक पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि पौधे में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं खाद में। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज ऑफ मैन्योर। अब हम मैन्योर के लाभ के बारे में जानेंगे। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज फर्टिलाइजर से मैन्योर ज़्यादा अच्छा होता है। इसका निम्नलिखित कारण: इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी द, यह पानी को मिट्टी को पानी में रखने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे मिट्टी को जल को रखने की जल धारण क्षमता बढ़ती है। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इससे मिट्टी जो होती है पानी रखने की क्षमता होती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी और छेदी संरद्ध मतलब छेद जैसा भुरभुरी हो जाता है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से, जिससे कि गैस अच्छा से आर पार हो जाता है, ठोस न रह के भुरभुरी और छेदयुक्त हो जाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन, जैविक खाद से मिट्टी का जो होता है सॉइल का टेक्सचर में सुधार होता है। सॉइल मिट्टी का जो पहले से जिस प्रकृति में पाया जाता है उससे उसमें सुधार होता है। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट ओके। आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने पार्ट 2 को ख़त्म किया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इरिगेशन, जो कि अगले वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे कि मुझे आपको पढ़ाने में और मदद मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।